हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं प्रेम सिंह हमारे स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं गुप्त साम्राज्य। समुद्रगुप्त तक हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं समुद्रगुप्त के बाद नेक्स्ट इनके उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य हम इनको कह देते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। इनका टाइम पीरियड रहेगा 375 से 414 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य का टाइम पीरियड है। उपाधि क्या है इनकी? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले पहले गुप्त सम्राट हैं। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे स्कंदगुप्त द्वारा भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई। परम भागवत की जो उपाधि की मैंने कल बात की थी, वो लगभग सभी गुप्त सम्राटों ने परम भागवत की उपाधि धारण की है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी का जो सबसे बढ़िया प्रमाणिक स्रोत है, जिस प्रकार समुद्रगुप्त में हमने प्रयाग प्रशस्ति की बात की, उसी प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से संबंधित आपने याद रखना है मेहरौली का लोह स्तंभ। मेहरौली का जो लोह स्तंभ है, मूल रूप से मेहरौली से प्राप्त हुआ था ये लोहे का स्तंभ, और फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसको दिल्ली लाया गया। वर्तमान समय में जो कुतुब मीनार परिसर है, वहाँ ये जो है लोह स्तंभ लगा हुआ है। हम उसको देख सकते हैं। लोहे का स्तंभ है जिसके ऊपर लेख खुदा हुआ है, और एक चंद्र नाम के राजा का उल्लेख है। केवल चंद्र मिलता है। हालांकि इस बात को लेकर विवादों में थोड़ा विवाद रहता है, विद्वानों में थोड़ा मतभेद है भी ये चंद्रगुप्त मौर्य का ना हो, चंद्र नाम है तो, या ये चंद्र नाम, कईयों ने कहा जी समुद्रगुप्त की उपाधि थी, कईयों ने कुछ और कहा है। लेकिन फाइनल रूप से जो बात निकल के आती है वो यही आती है भी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का अभिलेख है। क्योंकि उसमें जिन उपलब्धियों का बात की गई है, जिस विजय अभियान की बात की गई है, जो घटनाक्रम उसमें दिया गया है, वो केवल चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ ही मेल खाता है। तो ध्यान रखना है, मेहरौली का लोह स्तंभ वर्तमान दिल्ली कुतुब मीनार परिसर में है। और हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, उनके विजय अभियानों के बारे में तो पता चलता ही है, साथ ही ये गुप्त काल की जो रसायन शास्त्र के अंदर उनकी प्रगति है, धातु कर्म का जो उनका ज्ञान है, वो कितना उत्कृष्ट था, इस बात का भी ये प्रमाण है। क्योंकि मेहरौली के लोह स्तंभ को आज तक जंग नहीं लगा है। अब आप देख सकते हो, ये बात हम 5वीं शताब्दी की कर रहे हैं और 21वीं शताब्दी आ गई है। तो पिछले 1500-1600 सालों से लगभग ये स्तंभ वहाँ खड़ा है और खुले में है, बिल्कुल कोई छत नहीं है इसके ऊपर, लेकिन आज तक इसको जंग नहीं लगा है। तो हम इस उदाहरण से कह सकते हैं भी गुप्त काल के दौरान जो है उत्तम किस्म का जो इस्पात है, लोहा बनाने का जो ज्ञान है, वो भारतीयों को था। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जैसे ही राज सिंहासन संभाला है, सबसे पहले वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया है, मजबूत किया है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक विवाह तो किया है कुबेर नागा, नागवंश की राजकुमारी है। समुद्रगुप्त के बारे में जब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, तो वहाँ आर्यवर्त के 2 अभियानों की हमने बात की थी, उत्तरापथ के 2 अभियानों की बात की थी। उसमें हमने 3 नागवंश के शासकों का जिक्र किया था। एक खाली नाग नाम आया था, एक नागसेन आया था नाम। तो उनको पराजित किया समुद्रगुप्त ने, नागों का दमन किया। लेकिन नाग बहुत शक्तिशाली स्थिति में थे। गुप्तों का साम्राज्य बनने से पहले और मौर्यों के बाद में ये बीच का जो टाइम पीरियड आ जाता है, तो इस समय में नागों ने अपनी शक्ति में लगातार वृद्धि की, शक्तिशाली थे। उनको पराजित किया समुद्रगुप्त ने, लेकिन समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद वो फिर उठ खड़े हुए हैं, निश्चित रूप से आतंक मचा रहे हैं। तो फिर वैवाहिक संबंध स्थापित किए हैं चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागों से, और कुबेर नागा से इन्होंने विवाह किया है। एक चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो विवाह है वो कदम्ब वंश, दक्षिण भारत का वंश है,
ब्राह्मण वंश है कदम्ब वंश। कदम्ब वंश की राजकुमारी से भी इन्होंने अपना विवाह किया है और अपनी स्थिति को मजबूत किया है। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का जो विवाह है वो किया है रुद्रसेन सेकंड से। वाकाटक वंश का है भी, वाकाटक वंश ये मध्य भारत का एक ब्राह्मण वंश है भी, वाकाटक वंश। अब शुरू में मैंने बात की थी ना, कुछ विद्वान गुप्तों को ब्राह्मण मानते हैं और कुछ केपी जायसवाल जैसे विद्वानों का मानना है भी गुप्त शूद्र थे। उन्होंने जल्ट शब्द का जो साहित्यिक स्रोतों से उदाहरण लिया है भी, जल्ट शब्द का इस्तेमाल किया गया है समुद्रगुप्त के लिए, तो जल्ट का मतलब उन्होंने उसका साम्य जाट से स्थापित किया है और उस आधार पर उन्होंने कहा भी शूद्र वर्ण से है। कईयों ने वैश्य माना है, कईयों ने ब्राह्मण माना है, ठीक है। तो ये जो ब्राह्मण मानते हैं वो इस चीज़ का प्रूफ देते हैं भी कदम्ब वंश भी कट्टर ब्राह्मण है और वाकाटक वंश भी ब्राह्मण वंश है। इनसे विवाह संबंध स्थापित हो रहे हैं गुप्तों के, तो निश्चित रूप से ये ब्राह्मण होंगे। रुद्रसेन मध्य भारत जो मालवा है वहाँ के शासक हैं वाकाटक वंश के रुद्रसेन सेकंड। अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा किया गया। अब रुद्रसेन द्वितीय की जल्द ही मृत्यु हो जाती है और फिर उज्जैन को चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया। मध्य भारत में स्थित है, एमपी में उज्जैन, तो उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया है। पहली राजधानी गुप्तों की पाटलिपुत्र, निश्चित रूप से पहली राजधानी पाटलिपुत्र है, दूसरी राजधानी उज्जैन है। और अप्रत्यक्ष रूप से जो वाकाटक वंश का साम्राज्य है उनको अपने साम्राज्य के अंदर चंद्रगुप्त ने मिला लिया है, क्योंकि अपनी पुत्री को, अब प्रभावती गुप्ता को हम प्राचीन भारत की पहली महिला सम्राट मानते हैं। अपने पति की मृत्यु हो जाने के बाद, रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो जाने के बाद प्रभावती गुप्ता ने जो है शासन संचालन किया, खुद अपने हाथों में ले ली है बागडोर सत्ता की, और उसको सहायता कर रहा है उनका पिता चंद्रगुप्त द्वितीय। और उज्जैन को उसने दूसरी राजधानी बना लिया है ताकि उसको भी हेल्प हो सके, और हम यहाँ कह रहे हैं भी अप्रत्यक्ष रूप से अपने राज्य में मिला लिया है। इससे चंद्रगुप्त द्वितीय की शक्ति में वृद्धि हुई है। अब ये जो विवाह संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्थापित किया है प्रभावती गुप्ता से, रुद्रसेन सेकंड का विवाह जो किया है, तो यहाँ उसका जो मकसद है वो है पश्चिमी भारत में जो मजबूत स्थिति में बैठे हैं शक शासक, उनको पराजित करना चाहता है। एक छोटे से मैप के माध्यम से अगर हम समझें, वर्तमान भारत का मैप बना रहा हूं मैं। अब यहां दक्षिण में रह जाता है कदम्ब वंश। अब यहां वैवाहिक संबंध स्थापित करके चंद्रगुप्त ने दक्षिणा पथ में जो उनकी स्थिति है गुप्तों की, उसको मजबूत किया है। उत्तर भारत में रह जाता है नागवंश। नागवंश से वैवाहिक संबंध स्थापित करके जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने उत्तर भारत में अपनी स्थिति को मजबूत किया है। इधर जो गुजरात का इलाका है, इस इलाके में है शक शासक। काठियावाड़ का जो इलाका है, गुजरात का जो इलाका है, इधर शकों का शासन है, इनको वो पराजित करना चाहता है। तो इधर मध्य भारत में जो है वाकाटक वंश है। वाकाटक वंश में अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह करके अपनी स्थिति को मजबूत किया है चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और फिर इनकी सहायता से शक शासकों को पराजित किया है। जिस शक शासक को चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया उसका नाम हमें मिलता है, इसके पास ही लिख रहा हूं, रुद्रसेन थर्ड शक शासक, अंतिम शक शासक मानते हैं हम इसको। शकों का भारत से अंतिम रूप से उन्मूलन करने वाला जो शासक है वो कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। शक शासक का नाम है रुद्रसेन तृतीय। अभी मैंने दोनों पास पास लिख के आपको समझा रहा हूं। प्रभावती गुप्ता का जिससे विवाह हुआ था उसका नाम था रुद्रसेन सेकंड, वो वाकाटक वंश से है। और जिस शक शासक को अंतिम रूप से पराजित किया चंद्रगुप्त द्वितीय ने, उसका नाम है रुद्रसेन थर्ड। ये शक शासक है भी, दोनों अलग अलग बंदे हैं, आपस में इनका कोई लेना देना नहीं है, केवल बाई चांस नाम दोनों के समान है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, बिल्कुल भी इस बात में कंफ्यूज आपने नहीं होना है। एक वाकाटक वंश से है, एक शक वंश से है। तो शक वंश
के शासक को जब पराजित किया है, शकों को जब पराजित किया है, तो फिर पश्चिमी भारत के अंदर जो है चांदी की मुद्राएं प्रचलित की हैं। कैसी मुद्राएं? चांदी की मुद्राएं या चांदी के कह दो सिक्के, शकारी प्रकार के हम कह देते हैं, शकारी प्रकार के सिक्के प्रचलित किए, क्योंकि चांदी की मुद्राएं शक शासक प्रचलित करते थे। और गुप्तों की जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वो ज़्यादा फेमस हैं। हालांकि सोने के अलावा चांदी तांबे वगैरह की भी उन्होंने मुद्राएं प्रचलित की हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर गुप्त शासकों ने स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की। पश्चिमी भारत के अंदर ये प्रश्न अगर आपको आ जाता है भी पश्चिमी भारत के अंदर सर्वप्रथम चांदी की मुद्राएं जारी करने वाला शासक कौन है, तो क्या उत्तर आएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। यहाँ शिकारी प्रकार के जो सिक्के हैं हमें मिलते हैं, शेर का शिकार करते हुए दिखाया गया है चंद्रगुप्त द्वितीय को, तो उसको शिकारी प्रकार का सिक्का कह देते हैं। यहाँ शेर किसका प्रतीक है? तो शेर प्रतीक है शक शासकों का। आपको वर्तमान समय में भी पता है भी जो सबसे ज़्यादा शेर सिंह जो पाए जाते हैं वो गुजरात में पाए जाते हैं, वहाँ जो जूनागढ़ अभयारण्य है वहाँ पाए जाते हैं। तो शक शासकों को पराजित किया, शिकारी प्रकार के सिक्के जारी किए। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी स्थिति को मजबूत किया है। और मेहरौली स्तंभ लेख से हमें पता चलता है भी उसने बैक्टीरिया के शासक, इधर आ जाएगा बैक्टीरिया, मध्य एशिया के अंदर बैक्टीरिया के शासकों को भी पराजित किया है। तो उसका जो साम्राज्य है वो इधर सिंधु नदी से लेके हम कह सकते हैं और पूर्व में बंगाल तक विस्तृत था, और उत्तर में हिमालय से लेके जो है मालवा को भी उसने अपने राज्य में सम्मिलित किया। शकों को पूरी तरह से उन्मूलन करके काठियावाड़ है, सौराष्ट्र प्रांत है जो गुजरात का प्रायद्वीप है, उसको अपने साम्राज्य में पूरी तरह से मिलाया। और उज्जैन यहाँ पर है, उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया है। पहली राजधानी यहाँ पर है पाटलिपुत्र, तो दो राजधानियाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न निकल के आता है। दूसरी राजधानी उज्जैन किसने बनाया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो याद ध्यान रखने वाली बातें जो इसमें आएंगी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक, मेहरौली लोह स्तंभ से इसके बारे में जानकारी मिलती है, वर्तमान जो दिल्ली में स्थित है लोहे का स्तंभ है। और तीसरी बात, इनके वैवाहिक संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय और कुबेर नागा, चंद्रगुप्त द्वितीय और कदम वंश की राजकुमारी से, और इनकी पुत्री है प्रभावती गुप्ता, इसका विवाह किया वाकाटक वंश रुद्रसेन सेकंड से, और फिर इनकी सहायता से तभी वैवाहिक संबंध स्थापित किया है क्योंकि यहाँ से सैनिक सहायता मिल सके। ये बिल्कुल पड़ोस में बैठे हैं शकों के, और शकों पर दोनों तरफ से प्रेशर हो गया ना, वाकाटक वंश से भी प्रेशर हो गया और इधर से भी प्रेशर हो गया है। तो फिर उसने शकों को पराजित किया। शकों को पराजित करने वाला शासक अंतिम रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, और चांदी की मुद्राएं पश्चिमी भारत में जारी की और उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। तो इस प्रकार से जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को हम कह सकते हैं गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ, बहुत ही यशस्वी शासक हुए हैं, और उन्होंने अपने साम्राज्य की सीमाओं में चारों ओर जो है वृद्धि की और उसको स्थायित्व प्रदान किया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ये सब बातें हमने ध्यान में रखनी है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुमारगुप्त के बारे में। आप कंफ्यूज नहीं हो, एक बार मैं दोबारा शुरू से पूरा वंश वृक्ष बना देता हूँ। सबसे पहला गुप्त वंश का शासक हमने कौन सा लिया है? श्रीगुप्त। दूसरा हमने किसको लिया? घटोत्कच। तीसरा प्रथम स्वतंत्र शासक जिसको हम मानते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। क्या खास है? इन्होंने गुप्त संवत चलाया है और महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आ जाता है इनका पुत्र और भारत का नेपोलियन जिसको हमने कहा समुद्रगुप्त प्रथम, बहुत ही शक्तिशाली शासक, अश्वमेध यज्ञ किया है जिन्होंने। और समुद्रगुप्त के बाद हमने क्या पढ़ा है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त सेकंड जिसको हमने विक्रमादित्य कहा है। और चंद्रगुप्त सेकंड के बाद कौन आ जाएगा? कुमारगुप्त। एक बात बीच में जो छोटी सी मैं आपको बताना चाहूँगा, वर्तमान समय में विद्वानों का ये निश्चित मत है भी समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय
के बीच में एक कमज़ोर शासक बैठता है सिंहासन पे, जिसका नाम क्या आता है, रामगुप्त। लेकिन गुप्त अभिलेखों में इसका जिक्र नहीं है, गुप्तों से संबंधित जो साहित्य है उसमें इसका जिक्र नहीं है, लेकिन अन्य स्रोतों से हमें रामगुप्त के बारे में पता चलता है। विदेशी जो यात्री आए हैं उन्होंने भी जो है रामगुप्त के बारे में जिक्र किया है। और दक्षिण भारत के अंदर हमें कुछ ऐसे वंश मिलते हैं जिनके अभिलेखों के अंदर हमें रामगुप्त के बारे में जिक्र मिलता है। ऐसा माना जाता है भी समुद्रगुप्त के बाद उसका जो बड़ा पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र, वो रामगुप्त सिंहासन पर बैठा। लेकिन रामगुप्त के समय शक शासक ने जो है गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया। अब शक शासक का बिल्कुल क्लियर हमें नाम नहीं पता चलता है, लेकिन हम उसको रुद्रसेन तृतीय मान सकते हैं, क्योंकि रुद्रसेन तृतीय को ही अंतिम रूप से पराजित किया है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। तो हम कह सकते हैं भी निश्चित रूप से रुद्रसेन तृतीय ने आक्रमण किया होगा, या फिर हम इतना मान लें भी शक शासक ने आक्रमण किया है गुप्त साम्राज्य पे। अब रामगुप्त जो है भयभीत हो गए हैं, इन्होंने उनका सामना नहीं किया और उनसे संधि कर ली है। और उस संधि के तहत रामगुप्त ने अपनी पत्नी जो है वो शक शासक को भेंट कर दी है और उससे पीछा छुड़वाया भी तू चला जा भाई। उसी समय रामगुप्त का छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय जो अभी नौजवान है, तो वो एक महिला के वेश में, ऐसा पूरा कथन आता है भी एक महिला के वेश में जो शक शासक के जहाँ पर उनका डेरा था, उसकी सेना का जहाँ टेंट लगा था वहाँ चला गया है और उस शक शासक को उन्होंने मार डाला। और जो ध्रुव देवी है जो रामगुप्त की पत्नी है, उसका नाम क्या आता है हमारे पास, ध्रुव देवी। ध्रुव देवी को छुड़वा के ले आए हैं और फिर वापस आके इन्होंने रामगुप्त को भी कत्ल कर दिया है भी तूने वंश की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया, कितना प्रतापी हमारा पिता हुआ है समुद्रगुप्त। तो रामगुप्त को भी इसने मार डाला और रामगुप्त की जो पत्नी है, इनकी भाभी है चंद्रगुप्त द्वितीय की, उससे चंद्रगुप्त द्वितीय ने विवाह कर लिया और समय गुप्त सिंहासन पर बैठे और एक बहुत ही शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए। तो ये जो पूरी स्टोरी मिलती है, हालांकि कुछ विद्वान इसको नहीं मानते, लेकिन वर्तमान समय में चूँकि काफ़ी सारे सबूत इस बात के मिल चुके हैं हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया है, हो सकता है भी एक्चुअल में घटना वैसी ना घटित हुई हो, उसमें कुछ अंतर हो, लेकिन ये बात बिल्कुल फाइनल है भी रामगुप्त समुद्रगुप्त के बाद सिंहासन पर बैठा और रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय बैठा। अब चूंकि रामगुप्त कमजोर शासक था और जिस घटनाक्रम का मैंने आपके पास जिक्र किया है, अब उसमें अगर सत्यता ना हो, रामगुप्त ने ऐसा कोई कलंकित कार्य ना किया हो, तो निश्चित रूप से जो गुप्तों की वंशावली हमें मिलती है उसमें रामगुप्त का नाम होता, लेकिन उसका नाम नहीं है। तो निश्चित रूप से उसने कुछ ऐसा काम किया है जिससे जो गुप्त वंश है उसकी प्रतिष्ठा को धक्का लगा है। तो रामगुप्त शासक हुए, उनके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय शासक हुए और फिर उनके बाद कौन सिंहासन पर बैठे हैं, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बारे में हम अभी डिटेल से पढ़ेंगे। एक महत्वपूर्ण बात जो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में रह गई है, हम पहले जिक्र कर चुके हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में एक चीनी यात्री भारत की यात्रा पर आया है और उसका नाम आप इसको तो पक्का याद कर लेना, फायान। चीनी बौद्ध यात्री है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी इकट्ठी करने, ग्रंथों को इकट्ठा करने भारत आया है। फायान इसने भारत का भ्रमण किया है और मध्य भारत को ब्राह्मणों का देश बताया है। इसने बड़ी प्रशंसा की है। हालांकि फायान इसका जो ग्रंथ है फोकवो या फेओकवो की नाम से इसका ग्रंथ है फायान का चीनी भाषा के अंदर, तो उसके अंदर इसने कहीं भी सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम का जिक्र नहीं किया है। लेकिन यह पाटलिपुत्र की खूब प्रशंसा करता है और वहाँ बने हुए महलों को यह कहता है भी देवताओं द्वारा निर्मित है। अशोक का महल ये कहता है मैंने देखा है, उसकी प्रतिमा देखी है। और गुप्त जो साम्राज्य है उसकी न्याय व्यवस्था के बारे में जिक्र करता है भी अत्यंत नरम है, लोग घरों को ताले ही नहीं लगाते हैं, कोई चोरी वगैरह हिंसा नहीं होती है। तो इस प्रकार बड़ी लंबा चौड़ा वर्णन गुप्त साम्राज्य के बारे में मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कुमारगुप्त के बारे में। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।